अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आईटी और फिज़िक्स स्टूडेंट के लिए है कि किस तरह हम पेपर से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से सी प्लस प्लस की तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को स्टडी करना है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड सब चीज़ें जानना, कंडीशनल स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर और अरे से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, तो बात करने के लिए या तो फिर हम रिटन फॉर्म में कोई चीज़ किसी को देते हैं कि वो रीड करके समझ ले, या फिर हम बोलते हैं। अब वो सब कुछ जो लिखा जा रहा होता है या बोला जा रहा होता है वो किसी ज़ुबान के अंदर होता है। लेकिन जब हमें कंप्यूटर को कुछ कहना हो कि हमें ये काम करके दो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनानी है जिस तरह व्हाट्सएप होगी या फिर कोई और, उसके लिए हमें कुछ काम करवाने होते हैं कंप्यूटर से। कि जिस तरह अगर हम व्हाट्सएप की एग्ज़ाम्पल है, तो अगर मैं मैसेज करूं तो ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए दूसरे आदमी के पास जिसको वो किया है, तो उसके लिए पूरी एक प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर उसमें डिलीट करना है तो डिलीट का फंक्शन डाला जाता है कि ये डिलीट हो जाए। अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है और उसको सेव करना है, हमारी अगर कंप्यूटर है तो इसके अंदर डिस्क होगी या फिर ड्राइव होगी। अगर हमारे पास सेल फ़ोन है तो उसकी अपनी स्टोरेज होगी। तो वो फुल लोकेशन हर एक चीज़ पहले से ही बताई जाती है कंप्यूटर को। तो ये सब कुछ जो लिखा जाता है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, किसी ज़ुबान के अंदर लिखा जाता है, और उसी ज़बान को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें से एक सी प्लस प्लस है। ये बहुत ही फेमस है। जिस तरह बाकी जावा है इस तरह सी प्लस प्लस भी है। ये बहुत ही बेसिक है और कोई भी बिगिनर हो वो स्टडी करना चाहता है तो वो सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी बेसिक में क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आइडेंटिफायर्स। ये नेम होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट को, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं किसी भी क्लोथिंग स्टोर की, कि कोई आदमी है जो कपड़े बेचता है। अब उस कपड़े का डाटा रखने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? उसको एक प्राइस चाहिए। प्राइस कभी भी नहीं बदलती, अगर बदले भी तो वो काफ़ी अरसे बाद चेंज होती है। दूसरा, उसे ब्रांड का नेम चाहिए होता है। और तीसरा कि कितने यूज़र ने ख़रीदा है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा नेम बन जाते हैं और हर नेम के अंदर एक डाटा स्टोर होना है। जिस तरह प्राइस के अंदर पैसे के कितने पैसे की वो है। अब इन चीज़ों को कोई तो नेम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? इन नेम्स को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और वो जो रूल्स होते हैं वो ये है कि कोई भी आइडेंटिफायर 31 करैक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो तो जो कंपाइलर होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। इसमें हम अल्फ़ाबेटिक या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। हम करैक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और रिज़र्व वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। रिज़र्व वर्ड बेसिकली कीवर्ड होते हैं। इन कीवर्ड का कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होता है। जिस आदमी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई होती है उसने हमें पहले ही बताया होता है कि इस वर्ड का ये मतलब है, तो इसलिए वो हम यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे इंट, लॉन्ग, इफ़ के बारे में, स्विच के बारे में, तो ये रिज़र्व वर्ड है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफायर की टाइप्स होती हैं। एक जिसके ऑलरेडी स्पेशल मीनिंग हो सी प्लस प्लस के अंदर, जिस तरह सी आउट, सीन, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर मतलब कोई भी प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम लिख रहा है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नेम दे सकता है। उसके बाद कीवर्ड है जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती हूँ और मैं उसके रूल्स में लिखती हूँ कि अगर कोई भी इंसान कैच लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि उस प्रोग्राम में कोई एरर आने वाला था। जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है वो कोई एरर भेजने वाला था, कोई किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन आने वाली थी। एक्सेप्शन बेसिकली एरर होता है कि जिससे हमारी एप्लीकेशन ख़राब हो जाए। तो उस ख़राबी को बचाने के लिए आप कैच अगर ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू आप यूज़र को बता सकते हो कि ये वाला मसला आने वाला था। तो इसकी वजह से अब जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मोस्टली आप नोटिस भी करेंगे कि
अगर आप कैपकट यूज़ कर रहे हैं तो वो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है और फ़ौरन हमारी एप्लीकेशन बैक चली जाती है, बंद हो जाती है मतलब कि। और जो एरर आता है वो ये आता है कि रन टाइम एरर जो है वो आ गया है, एक्सेप्शन आ गई है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है। तो इस तरह काफ़ी सारे रिजर्व वर्ड हैं जिसमें टोटल जो है उनकी जो है वो 63 हैं। अब डाटा टाइप जो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दिस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो आपसे एक सवाल है कि क्या हम अल्फ़ाबेट को जमा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई जमा नहीं होते बल्कि वो एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं और उनके मीनिंग होते हैं। तो बेसिकली ये जो एक ABC है, या अगर हम अलिफ बे पे अगर उर्दू में या फिर इंग्लिश में, तो इन्हों के कुछ मीनिंग है और साथ में इस पे ऑपरेशन जो डिपेंड करते हैं कि हम इस पे कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये डाटा टाइप पे डिपेंड करता है। अब इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी तरह का डाटा आता है। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी क्लोथिंग स्टोर की, कि जो यूज़र है वो हमें ब्रांड का भी पूछ सकता है, हमसे प्राइस का भी पूछ सकता है। अब जो प्राइस है वो गिनती है और जो ब्रांड है वो बेसिकली नेम है। तो अब जो प्राइस पे ऑपरेशन होगा वो ब्रांड के नेम पर नहीं हो सकता। जिस तरह प्राइस जमा हो सकती हैं, प्लस हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो बेसिकली जो डाटा टाइप होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन हो सकता है। तो इस डिफाइन में भी वो यही कह रहे हैं। अब जो हमारे पास डाटा होता है इसको हम डाटा टाइप्स को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि हमने किस तरह का डाटा स्टोर करवाना है। तो बेसिकली जो डाटा टाइप हैं वो हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल और कैर। इसको कैर भी पढ़ते हैं, चार भी पढ़ते हैं। इसका मतलब करैक्टर होता है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप रीड कर सकते हैं। अब इंट में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती हैं, फ्लोट में रियल वैल्यूज़, डबल में बहुत लार्ज वैल्यूज़ और करैक्टर के अंदर सिर्फ करैक्टर वैल्यू स्टोर होती हैं। अब इंट में बगैर फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट के जो वैल्यूज़ होती है वो स्टोर होती हैं। फ्लोट के अंदर रियल वैल्यूज़, मतलब इसमें फ्रैक्शन हर तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं, प्लस माइनस जो भी है। डबल में बहुत लार्ज वैल्यू स्टोर होती है और करैक्टर के अंदर सिर्फ एक करैक्टर, जिस तरह A एक करैक्टर है, B एक करैक्टर है, तो सिर्फ यही स्टोर कर सकता है। करैक्टर कोई भी हो सकता है। आपके जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर जितनी भी कीज़ होती हैं वो सारी एक करैक्टर्स होती हैं। जिस तरह अगर हम डॉलर साइन करें या ऐड साइन करें, अगर हम कोई भी स्टेरिक साइन, ये सब करैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर डिटेल में वो बता रहे हैं कि इंटीजर जो भी बताया है। अब यहाँ पर जो मोस्टली MCQs भी पूछे जाते हैं वो साइज़ इन बाइट्स के बारे में पूछे जाते हैं कि कितना साइज़ है। अब देखें, अगर इंट ये रेंज है, मतलब इंट के अंदर हम इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमें कोई बड़ा नंबर स्टोर कराना हो तो फिर हमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने उससे भी बड़ा अगर स्टोर करवाना हो तो फिर हमें डबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखें, अब ये जो रेंज है ये हम किस तरह निकाल सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर 2 बाइट्स लिखा हुआ है। अब हर एक बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो अगर हम इसको बिट में कन्वर्ट करें तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब जो फार्मूला होता है रेंज को निकालने का वो ये होता है कि जो 2 की पावर है उसके अंदर हम जो ये बिट्स हैं वो हम पावर दे देते हैं। जिस तरह अगर हम 2 की पावर 16 कर दे तो हमें 65535 मिलेगा। अब देखें, ये बेसिकली 0 से 6553 तक, लेकिन यहाँ पर रेंज देखें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें आधी वैल्यूज़ नेगेटिव है और आधी पॉजिटिव है, और इसमें भी आधी नेगेटिव है और आधी पॉजिटिव है। मतलब अगर हम इसका हाफ कर दे तो फिर हमें यही नंबर मिलेगा। अनसाइंड इंट मतलब कि टोटल जो कितने नंबर्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं ये हमें वो बताता है। तो उस फार्मूले को आप यूज़ करके बहुत ही इजीली, अगर आपको साइज़ इन बाइट्स पता है तो आप रेंज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग की फाइंड करना चाहें तो 4 × 8 बिट करेंगे तो हमको 32 मिलेगा। अगर हम 2 की पावर 32 कर दे तो फिर हमें ये वाला पूरा नंबर मिलेगा। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दे तो फिर हमें ये वाली साइज़, ये वाली टर्म मिल जाएगी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हाफ नंबर नेगेटिव है और हाफ पॉजिटिव है। तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन थी। अब यहाँ पर सिंपल ये बताया हुआ कि कौन सा जो है किस तरह का डाटा इसमें स्टोर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर फ्लोट की भी आप अच्छे से याद कर लें, ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, इसमें वो वाला इतना काम नहीं यूज़ होगा। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल की कितनी है। अब देखिए यहाँ पे करैक्टर डाटा टाइप है, इसका साइज़ जो है 1 बाइट होता है मेमोरी के अंदर। इसमें हम कोई भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज़ हैं वो सब ईच की इज़ अ करैक्टर। ईच की मतलब आपकी हर की के ऊपर जो भी करैक्टर लिखा हुआ है, जो भी एक चीज़ लिखी हुई है, जिस तरह ASDF, ये हर एक करैक्टर है। तो करैक्टर को लिखने के लिए हम सिंगल कोड इस्तेमाल करते हैं। ये जो कोमा है ना, ये सिंगल कोड है। जहाँ पर भी करैक्टर लिखा जाएगा तो उसके गिर्द हम सिंगल कोड जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है। अब बेसिकली ये प्रोग्राम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके हेडर फाइल, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके हम इसके प्रीवियस चैप्टर पे चले जाते हैं ताकि हमें कुछ थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पता हो। ये इससे प्रीवियस चैप्टर है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लिखा गया है। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ में बताऊं तो जो हमारा प्रोग्राम रन होता है उसको रन करने वाले को कंपाइलर कहते हैं C++ के अंदर। बाकी लैंग्वेज के अंदर कोई और नेम दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आप यही याद रखें कि जो रन करता है प्रोग्राम को उसको हम कंपाइलर कहते हैं C++ में। अब कुछ ऐसी हदायत होती हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम कंपाइलर को प्रोग्राम चलने से पहले दे देते हैं, कि हम कह देते हैं कि प्रोग्राम चलने से पहले मेरा ये काम तुमने पहले कर देना है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम चले। अगर मैंने अपना नेम प्रिंट करवाना है तो मेरा नेम बाद में प्रिंट होगा, पहले जो हिदायत, जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो पहले चल चुकी होंगी। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कंपाइलर को बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। अब देखें इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्या इसका पर्पज़ है वो हम जानते हैं। बेसिकली ये इसका सिंटैक्स होता है लिखने का, ये वाला हम हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर iostream.h लिखा हुआ है। तो इसका इस्तेमाल क्या है वो हम पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर हम जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है उसमें यहाँ पर हम हेडर फाइल नेम देते हैं। हेडर फाइल नेम के अंदर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले हम ये जान लेते हैं कि हेडर फाइल क्या है, कि जो हमारे पास C++ लैंग्वेज है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ होती हैं। लाइब्रेरीज़ मतलब कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पहले ही किए जा चुके होते हैं, हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना होता है। इस्तेमाल करने के लिए उसको हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे, हमें जस्ट उस लाइब्रेरी का जो नेम होता है वो यहाँ पर देना होता है। हेडर फाइल नेम उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने मैथ का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैंने प्लस माइनस डिवाइड करना है, तो मैं math.h लिख दूँगी सिर्फ यहाँ पर, और ये पहले लिखना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम से पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम परफॉर्म सही नहीं करेगा। तो अगर मैंने मैथ का ऑपरेशन करना है तो मुझे math.h लिखना पड़ेगा। अगर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट या फिर आउटपुट लेनी है या शो करवानी है तो फिर मुझे iostream लिखना पड़ेगा। और मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है। जहाँ पर भी आप वाइड मेन लिख देंगे वहाँ से हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर देता है। वाइड का मतलब है बेसिकली कि ये जो ये हमारे पास जो फंक्शन है, बेसिकली इसको फंक्शन कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये टाइप आ जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाता है और आगे बॉडी होती है। बेसिकली ये ऊप से रिलेटेड है तो उससे डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसका बेसिक समझ रहे हैं। वाइड का मतलब है हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर आप देखें कि लिखा किस तरह जाता है। सबसे पहले यहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन लिख देते हैं। अब मेन फंक्शन के इस ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी चीज़ होगी वो रन हो जाएगी। आप कुछ भी अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा।
ये सिर्फ क्योंकि जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। हम उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, वो सब हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे। अब यहाँ पर सी आउट का मतलब है प्रिंट करनी है। अगर हमें स्क्रीन पे कोई चीज़ शो करवानी है, अगर मेरे पास इंटेलिजेंट आइडिया है तो अगर मैं वहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि किस तरह प्रिंट होता है, बेसिकली ये जावा से रिलेटेड है, लेकिन पर सी प्लस प्लस, तो क्योंकि ये जावा का मेरे पास इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल था तो हम यहाँ पर ही छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक इसके अंदर ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं। हम कोई न्यू क्लास बना लेते हैं। इसमें न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास पे कोई भी हम क्लास का नेम दे लेते हैं। हम ABC, वैसे ये नेम नहीं दिया जाता, नेम के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो हम आगे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंटर करते हैं। अब ये मत जाएं कि यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि ये जावा लैंग्वेज है तो, लेकिन हम पढ़ सी प्लस प्लस रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये लिखती हूँ सिस्टम, बेसिकली ये बिल्कुल डिफरेंट है, इस पे आप ना जाएं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह शो होती है, कि प्रोग्राम रन करने के बाद किस तरह स्क्रीन पे शो होती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसका मतलब है कि ये चीज़ प्रिंट हो जाए, जबकि देखिए यहाँ पे कितना लंबा है, जबकि सी प्लस प्लस में क्या था कि हम सिर्फ सी आउट लिख रहे थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सी प्लस प्लस में हम क्या लिख रहे थे, सी आउट लिख रहे थे, और उसके बाद हम ये साइन दे रहे थे लेस देन का, और उसके बाद हम हेलो वर्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ड। अब बेसिकली सी प्लस प्लस में ये था, लेकिन जावा में ये था। हम सिर्फ रन करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि जब प्रोग्राम चलता है तो फिर वो किस तरह स्क्रीन पे शो होता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन करने में। अबाउट बेसिकली जो फाइल है ना, हमारी फाइल इन अ मेन रन हो रही है, लेकिन हमें करंट फाइल करनी है, क्योंकि ये और फाइल रन कर रहा है तो हमें करंट फाइल रन करनी है। तो हम दोबारा रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इस तरह का ये जो होता है ना, ये कंसोल होता है, इसको कंसोल कहते हैं, जिस पे आउटपुट प्रिंट होता है, शो होता है। तो इसी तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर दूं, तो इस तरीके से ये जो है ना, ये स्क्रीन पे हमें शो कर देगा हेलो वर्ड जब भी हम लिखेंगे। अगर हम इनपुट लेंगे तो बेसिकली जो कंसोल ओपन हुआ था ना, वहाँ से ही हमें इनपुट देनी पड़ेगी। मतलब ये जो कंसोल होता है ना, ये बेसिकली ऐसे होता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया और जो यूज़र है वो उसको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन वो सब कुछ करने में बहुत लंबा प्रोसेस है, हम उधर उस पर नहीं जा रहे। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ओपन किया था। यहाँ पर कोई और चीज़ अगर समझने वाली वो भी हम देख लेते हैं। एरर्स का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के एरर आ सकते हैं। सिंटैक्स एरर के जो रिटन रूल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसमें अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो उस रूल्स की गलती की वजह से जो एरर आता है, जो ख़राबी आती है, उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर ये होता है कि हमें खुद ही समझ नहीं है कि प्रोग्राम किस तरह लिखना है, तो वो हमारी लॉजिक के अंदर मसला होता है और इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी अपनी लॉजिक के अंदर मसला होता है। रन टाइम एरर होता है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा था तो उसके रनिंग के अंदर ही कोई एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए। तो अब हम नेक्स्ट आगे चले जाते हैं, जहाँ पर हम डाटा टाइप्स पे थे। जी यहाँ पर जो प्रिंट है, ये इस तरह का हमें आउटपुट शो होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये प्री प्रोसेसर लिख लिया। हमने कोनियो इसलिए लिखा है क्योंकि हम इनपुट भी चाहते थे, आउटपुट भी चाहते थे। आईओ स्ट्रीम ये मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर भी हम लिखते हैं।
वाइड मेन यहाँ से हमारा प्रोग्राम चलना शुरू होगा। अब यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिखा है, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम रन करके दिखाया उसके नीचे हेलो वर्ल्ड लफ्ज़ आ गया था ना, तो अब ये हेलो वर्ल्ड तब तक C++ में रहेगा जब तक हम क्लियर स्क्रीन जो है वो नहीं लिख देते। जब हम क्लियर स्क्रीन लिख देते हैं तो वो जो आउटपुट पे जो कुछ भी होता है वो क्लियर हो जाता है। ये आप लिखें या ना लिखें इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब होता है, या फिर ये गेट CH का मतलब क्या होता है। गेट CH के जब आप टर्बो में C++ का प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम इतना तेज़ी से रन होता है कि फिर हमें देखने का मौका नहीं मिलता कि क्या आउटपुट शो हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमने डाटा टाइप लिख दी और डाटा टाइप के आगे हमने नेम दे लिए हैं। अब ये इसको स्टडी करने से पहले हमें ये वेरिएबल का सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि ये हमने डाटा टाइप लिखी है CH, ये CHR जो है ना करैक्टर, ये डाटा टाइप है। और ये जो हमारे पास CH1 CH2 और सम ये नेम है, वेरिएबल के नेम है, और इसके अंदर हम डाटा कौन सा स्टोर करवा रहे हैं, हम A और B स्टोर करवा रहे हैं। और अब हम C आउट करके इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये क्या सब कुछ है ये हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। यहाँ पर इंटीजर फ्लो और ओवरफ्लो का लिखा हुआ है कि अगर हम वैल्यूज़ जो रेंज से ज़्यादा दे दें तो फिर ये वाला एरर आ जाता है। बेसिकली ये एरर जो है वो इसके जो रनिंग के अंदर आता है तो ये प्रोग्राम के अंदर भी शो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने बता दिए हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, कि ये साइंटिफिक नोटेशन जो पॉइंट के बाद जो चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो पावर से पहले ये जो चीज़ होती है इसको हम मैंटीसा कहते हैं। जिस तरह ये जो इसको अगर हम पावर में लिखें तो 10 की पावर 0, अब 10 की पावर 0 एक्सपोनेंट है और 1.98 जो है ये हमारे पास मैंटीसा है। इस तरीके से प्रिसिजन के पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, इसको प्रिसिजन कहते हैं। रेंज कहते हैं कि 10 की पावर के अंदर क्या रकम है उसको हम रेंज कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है कि हमने जिस तरह कोई भी डाटा स्टोर कराना वो स्टोर किस में होगा, मेमोरी के अंदर होगा। वो जो मेमोरी होती है वो परमानेंट नहीं होती, तो जो मेमोरी में उस मेमोरी की लोकेशन का हम कोई नेम देते हैं कि जहाँ पे वो डाटा स्टोर हो उसको हम वेरिएबल का नेम कहेंगे। उसका कोई एड्रेस भी होगा और उसके अंदर कोई चीज़ भी तो स्टोर हुई होगी कि अगर मैंने प्राइस स्टोर करवाने किसी भी क्लोथ की तो वो मेमोरी में जाके किसी जगह पे स्टोर होगी। अब उस जगह का हमें नेम भी रखना पड़ेगा और उसकी कोई लोकेशन भी होगी और उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो। अब ये 3 चीज़ें मिल गई हैं, एक नेम, एड्रेस और उसका कंटेंट के उसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है। तो इस तरह हमारे पास जो भी डाटा है वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेरेशन क्या है कि जहाँ पर हम सिर्फ डाटा टाइप लिख दें और वेरिएबल का नाम लिख दें, उसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नेम देते हैं और डाटा टाइप। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया इंट डाटा टाइप थी और मार्क्स, हमने मार्क्स स्टोर करवाने थे, या फिर कैर ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, A B, ये करैक्टर होते हैं ना, मतलब इसमें कोई 2 चीज़ें मतलब 2 करैक्टर नहीं मिलते, A होगा या फिर B होगा या फिर C होगा, A B इकट्ठा नहीं हो सकता। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि जो वेरिएबल है उसमें हम लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, हम पहले 9 ये स्टैटिक और ये इनवैलिड है, हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते। हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते, और साथ में हम स्पेशल वर्ड्स भी नहीं यूज़ कर सकते, रिजर्व वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते, और 31 करैक्टर से बड़ा जो नेम है वो भी हम नहीं लिखते, क्योंकि इतना लंबा नेम लिखने से कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसको बार बार इस्तेमाल करना वो बहुत मुश्किल होगा। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, अब जहाँ पर हम इक्वल साइन डाल के उसके कोई वैल्यू भी दे दें। फॉर एग्जांपल डाटा टाइप मतलब कि कोई भी स्टूडेंट है उसका मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो वेरिएबल नेम मैं कह दूँगी नंबर, और डाटा टाइप जाहिर है वो इंट होगा, और उसके कितने मार्क्स हैं 100 में से अगर 90 हैं तो वो यहाँ पर स्टोर होंगे। अब ये जो इक्वल साइन के बाद वैल्यू दे देते हैं इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब कांस्टेंट, अब मोस्टली जो पेपर होते हैं वो इनसे रिलेटेड आते हैं कि वो
पेपर में कह देते हैं कि आप डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करके प्रोग्राम लिख कर दें हमें, या फिर ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसकी जो हेडर फाइल में कांस्टेंट लिखा गया हो, या फिर आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें कांस्टेंट यूज़ किए गए हों। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल की चेंज होती रहती है। दो तरह के होते हैं, लिटरल और सिंबॉलिक। लिटरल वो होते हैं जो हम डायरेक्ट ही वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिस तरह हमने इंट एज इज इक्वल टू 19 लिख दिया, ये हमने डायरेक्ट ही असाइन कर दिया। अब लिटरल के आगे फर्दर टाइप है इंटीजर कांस्टेंट होते हैं जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं जिसमें सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यूज हो, करैक्टर हो सकते हैं जिसमें सिर्फ करैक्टर्स हो, और स्ट्रिंग हो सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज हो। अब यहाँ पर भी सब कुछ यही लिखा गया है जिसमें विदाउट फ्रैक्शन या फिर डेसिमल पार्ट हो, और उसके अलावा एग्जांपल दे दिए उन्होंने। फ्लोटिंग है जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी हो। अब बेसिकली अगर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो, कांस्टेंट होता है, तो हम साथ में एफ लेबल कर देते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट है और जो डबल होता है वो बेसिकली सेम होते हैं, सिर्फ उनकी रेंज का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा फ्लोट है, तो हम ये एफ या फिर एल इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए करैक्टर स्टोर किया गया। अब करैक्टर में और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है कि करैक्टर में सिर्फ एक ही करैक्टर आएगा, स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप पूरी किताब छाप दें, लेकिन जब आप छापेंगे तो उसके आखिर और उसकी स्टार्टिंग और लास्ट में आपको ये डबल कोट्स, मतलब आपको ये डबल कोमास लगाने पड़ेंगे जिसको हम डबल कोट्स कहते हैं, और इसके गिर्द सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होते हैं ये ऐसा एक नेम होता है टू द वैल्यूज दैट कांट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारे पास पाई है, कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ पाई। अब ये जो पाई है इसकी बेसिकली पाई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती। अगर हमें पाई एक प्रोग्राम में 100 जगह पर इस्तेमाल करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम हर जगह पे 3.14 लिखेंगे, जो कि एक अच्छा वे नहीं होता है क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही लंबा और बड़ा दिखने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स बना लेते हैं। किस तरह बनाते हैं वो हम समझते हैं कि फर्स्ट मेथड जो है कांस्टेंट को डिफाइन करने का वो हम कांस्टेंट क्वालिफायर कहते हैं। अभी हम कांस्टेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी गलती की वजह से 3.14 की वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो प्रोग्राम में किसी जगह चेंज होनी नहीं है। तो इसलिए फिर हम इसको कांस्टेंट हम कांस्टेंट वे में हम लिख लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे, फिर डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर नेम लिखेंगे, मतलब वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू देंगे। अब यहाँ पर जिस तरह कांस्ट इंट n इज इक्वल टू 100 लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली प्रोग्राम में भी पूछ लेते हैं कि आप प्रोग्राम लिखें जिसमें डिफाइन डायरेक्टिव यूज़ हो, तो फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो हेडर फाइल होती है, जहाँ पर हेडर फाइल्स होती हैं वहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं कांस्टेंट को। अब देखिए हम स्टार डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर ना तो सेमीकोलन है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ना तो सेमीकोलन है लास्ट पे, क्योंकि प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन लगता था, और यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टैरिक भी है। यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं जिस तरह स्टैरिक डिफाइन ये वेरिएबल का नेम है और आगे वैल्यूज़ है। अब आगे हम इसको प्रोग्राम में किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना था तो एरिया का फार्मूला 2πr होता है। तो अब उन्होंने कहा है कि इसको डिफाइन डायरेक्टिव से आप प्रोग्राम लिख कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन डायरेक्टिव में ये कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट वो हम लिख देंगे। आउटपुट शो करवाना है तो उसके लिए हम ये वाला सैम्पल यूज़ करते हैं। अब ये डबल कोट का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाए, मतलब जहाँ पर भी डबल कोट्स आ जाएंगे सी आउट के आगे, उसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाए। अगर डबल कोट में नहीं लगाती तो वो ये देखेगा कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ पड़ी हैं। जैसे यहाँ पर हमने डबल कोट नहीं लगाया, ये देखेगा कि इसकी वैल्यू ऊपर है कहीं, अगर वैल्यू मिल गई तो वो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं मिली तो वो एरर दे देगा कि ये चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है।
अब इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन होते हैं कि किसी चीज़ को इवेल्युएट करना हो या सोल्व करना हो, तो जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम काफ़ी कुछ सोल्व करते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर ये जो चीज़ सोल्व कर रहे हैं 2πr, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ऑपरेटर्स डिफरेंट होते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं। अब यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट होता है, मतलब किसी एक वेरिएबल के ऊपर ही हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। बाइनरी जो किसी दो वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट हो रहे हो। अर्थमेटिक अगर हमने प्लस माइनस एडिशन कुछ करना हो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि जहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए। अगर हम इक्वल का साइन क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये इस वेरिएबल को असाइन हो रही है, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी हमें मिलेगा वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, इसका मतलब ये होता है। और इसी तरीके से कुछ आगे ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर को और अर्थमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन कर देते हैं, मतलब इक्वल साइन और प्लस माइनस डिवाइड को कंबाइन कर देते हैं। अब इसका बहुत यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी प्रोग्राम में लिखना है a=a+10, तो वो हम ये लंबा लिख के ही थक जाएंगे। तो उसका आसान तरीका ये है कि हम a+=10 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। हमें जस्ट ये जो a है ये ख़त्म करना है और उसके अलावा ये जो प्लस और इक्वल है इसकी जगह रिप्लेस करनी है। तो इसी तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाए। ये आगे हम लूप में जब करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हमें समझ आएगी। लूप जब हम देखेंगे